हेलो बच्चों, कैसे हो? खुश हो ना? तो क्या परिश्रम करते हो? अगर परिश्रम नहीं करोगे तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी? परिश्रम से ही तो सफलता मिलती है। कहा गया है, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, पहले धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, पहले धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। सुन लिया बच्चों? घुटने के बल भी चलना पड़ता है अगर शोहरत के शिखर पहुंचना चाहते हो तो आओ, आज भी हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित यानी और किरचॉफ लॉ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न लंबे हमने बताया है, जैसे कि अब यहाँ प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 2015 के 14वां प्रश्न अथवा में दिया गया है। फिर 2019 के एग्जाम का 20वां प्रश्न ये दिया गया है। 2 बार ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है देख लीजिए, विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें। किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। यानी ये 2 बार पूछा गया और कैसे क्या पूछा गया, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक, ये 2 चीज़ें पूछा गया और 2 बार पूछा गया। एक और प्रश्न इसमें आया है 2017 के 14 में, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता विस्तार से समझावें। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता को समझावें। तो ये सारे प्रश्न को अगर हम लिखना चाहें तो पहले तो हमने बताया था, ये किरचॉफ लॉ को देख लीजिए। किरचॉफ लॉ कितना लंबा बताया गया है। अगर अकेले आवे तो ये लिखा जा सकता है, देखिए इतना बड़ा ये किरचॉफ लॉ बताया गया, लेकिन अकेले आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को भी हम देखें तो यह भी लगता है बहुत लंबा है, और यह अकेले आवे तभी इसको हम लिखेंगे। अगर साथ में आता है तब तो छोटा करना पड़ेगा। तो आइए हम छोटा करके अब इसी को हम दे रहे हैं, कैसे छोटा किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें और किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले किरचॉफ का नियम है, प्रथम नियम बताया था, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। चित्र में आप देख रहे हैं, I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, तो ये दोनों प्लस में होंगी, और I3 धारा निकल रही है तो ये दाहिने साइड में हो जाएगी, यानी आने वाली धारा इक्वल टू निकलने वाली धारा। अब इसको हम इधर बाएं साइड में ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से सभी धाराओं का बीजीय योग हमारे पास आया 0, यानी सिग्मा I इक्वल टू 0। तो सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। अतः इसको हम ऐसे हिंदी में भी सब धाराओं का बीजीय योग इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये रहा प्रथम नियम। इतना केवल परिभाषा ही लिख देना, क्योंकि ये 5 नंबर का जब सवाल आता है तो 1 नंबर तो आपके परिभाषा पर मिलेंगे, 1 नंबर प्रथम नियम, 1 नंबर द्वितीय नियम, और 3 नंबर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर मिलेगा। तो आपको ज़्यादा लंबा में प्रथम या द्वितीय नियम नहीं लिखना है, उसको शॉर्ट में बस यही परिभाषा आपको दे देना है। हो सके तो थोड़ा फिगर से समझाइए, नहीं समय है तो केवल परिभाषा ही दे दीजिए। जैसे अब द्वितीय नियम है, किसी बंद परिपथ में धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे ये धारा है, ये फिगर में देख लीजिए, I1 धारा और यहाँ प्रतिरोध है R1। तो I1 R1 और ये क्लॉकवाइज है, फिर है प्लस में I2 R2,
तो ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए हमने I1R1 प्लस I2R2 प्लस में लिखा। और ये I3R3 ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसको हमने माइनस I3R3 लिखा। और इसमें एक ही विद्युत वाहक बल है E, इसीलिए केवल हमने E लिख दिया। तो इसमें क्या बतलाया गया द्वितीय नियम में कि प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी अगर विद्युत वाहक बल एक साथ अधिक हो तो उसका भी बीजीय ही योग होगा, अगर अकेला है तो अकेला ही लिखा जाएगा। अब आगे चलते हैं व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यंजक निकालने के लिए आप फिगर यहाँ देख लीजिए। इस फिगर में आई धारा यहाँ से आ रही है और इसे में अब दो भागों में बट रही है, एक I1 उधर एक I2 इधर। और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर से धारा हमें नहीं लेनी है, तभी संतुलित कहा जाएगा। तो जब इसमें हम धारा नहीं लेंगे तो थोड़ा यहीं पर आप ध्यान दीजिए, जो I1 धारा B के पास पहुंचती है और गैल्वेनोमीटर से जब नहीं जाती है तो वही तो B से C की तरफ जाएगी। इसीलिए हम इधर भी I1 लिखे हैं और उधर भी I1 ही लिख दिए हैं। यानी R1 प्रतिरोध के पास I1 है और I3 प्रतिरोध के पास भी I1 है। ठीक उसी प्रकार R2 प्रतिरोध के साथ I2 धारा है, लेकिन वही धारा D के पास आती है और फिर D से अब C की ओर जब चलती है तो ये गैल्वेनोमीटर से तो धारा का आना जाना है नहीं, तो उस हालत में यह है I2 ही धारा D से C की ओर जाएगी। इसीलिए हम R4 के साथ भी I2 ही लिख दिए हैं। क्यों? I2 आ रही है तो इधर भी I2 ही जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो धारा का आना जाना बंद है, तभी तो संतुलित कहा जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर, जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित न हो तो ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। जानते ही होंगे, पहले से भी बताए हैं। अतः जब IG यानी गैल्वेनोमीटर की धारा बराबर 0 तो A से B पर जाने वाली धारा I1 ही B से C की ओर जाएगी। यानी A से B पर जाने वाली धारा I1 ही B से C की ओर जाएगी, इसीलिए I1 दोनों तरफ लिख दिया गया है। और उसी प्रकार A से D पर जाने वाली धारा, देखो A से D की ओर आने वाली धारा I2 ही D से C में भी जाएगी, D से C में भी जाएगी। इसीलिए इधर भी हमने धारा I2 लिखा और इधर भी धारा I2 लिखा। अतः किरचॉफ के दूसरे नियम से हमने क्या बतलाया था कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो आप पहले लूप में यानी पहले पास में या पहले परिपथ में ध्यान देंगे। ये पहला परिपथ है, पहला रूप है। तो इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर की धारा तो हमारा है नहीं, 0 है। तो उस हालत में I1 R1 क्लॉकवाइज जा रहा है और I2 R2 ये एंटी क्लॉक में है। तो इसीलिए हम I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0 क्यों लिखा? 0 इसलिए कि इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, तो इसीलिए 0 लिखा। और ध्यान दीजिए ये माइनस है तो हम इधर ला करके इसको प्लस कर दिए हैं। और तब R1 को यहाँ लिखे, ये चूंकि R2 इधर है गुणा में, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी R1 बाई R2 हो जाएगा। और फिर इधर I2 है तो इधर वाला I1 आकर के ये बाटा लग जाएगा। तो इस तरह से R1 बाई R2 इक्वल टू I2 बाटा I1 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। अब चलते हैं दूसरे लूप में। दूसरे परिपथ में I1 धारा R3 के साथ है जो क्लॉकवाइज चल रही है, और जबकि I2 धारा I4 के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक चल रही है। तो इसीलिए हम I1 R3 माइनस I2 R4 इक्वल टू 0 इसलिए लिखा कि इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो इसलिए 0 लिखा। और ये माइनस है तो इधर आकर के क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा।
तो अब हमको मिला I1 R3 इक्वल टू I2 I4। अब जरा सा ध्यान दें आप, ये R3 को ऊपर लिख देते हैं और ये दाहिने साइड में जो R4 है वो I2 के साथ गुणा है, तो उसको ला करके हम इधर भाग कर देते हैं। और दाहिने साइड का ये जो I2 है उसको हमने ऊपर लिखा और बाएं साइड का ये I1 है उसको ला करके यहाँ नीचे लिखा, क्योंकि यहाँ गुणा है तो ये भाग हो जाएगा। और इसको हमने इक्वेशन बनाया 2। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, 1 में जो मान है I2 बटा I1 वही तो 2 में भी है जी, I2 बटा I1। तो जब दोनों का राइट साइड बराबर है, दोनों का राइट साइड जब बराबर है तो लेफ्ट साइड भी तो बराबर होगा। अतः फर्स्ट तथा सेकंड से, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं कि राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी तो अवश्य बराबर होगा। तो इसीलिए अब हमने लिखा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। यही तो है संतुलन के ये व्यंजक, यानी यही संतुलित वीट-स्टोन सेतु का व्यंजक है, यही हमको निकालना था। तो यहाँ से ऊपर जो हुआ यहाँ से ऊपर जो हुआ ये पूरा का पूरा 2019 और 2015 के प्रश्न का उत्तर हुआ। अब 2017 के 14वां प्रश्न में ये पूछा है कि वीट-स्टोन ब्रिज क्या है और इसकी उपयोगिता विस्तार से समझाइए। तो पहले तो हमें परिभाषा देना होगा कि वीट-स्टोन ब्रिज क्या है। तो इसके लिए हमने यहाँ तो बताया है वीट-स्टोन ब्रिज क्या है, बताए हैं ना पहले कि जब चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए। देख लीजिए R1 R2, ये R1 R2 R3 R4, ये चार भुजाओं के रूप में, चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है, तथा दो सम्मुख शीर्षों या बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर और शेष दो सम्मुख शीर्षों के बीच एक सेल लगाया जाए, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं वीट-स्टोन ब्रिज। तो यही परिभाषा, यानी यही परिभाषा जब चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर तथा शेष दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक सेल लगा दिया जाए, तो इस व्यवस्था को वीट-स्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है यहाँ पर आपको देना होगा। दूसरे प्रश्न के लिए, यानी 2017 वाले में जो कहा है कि वीट-स्टोन ब्रिज क्या है, तो वही परिभाषा इसके लिए देना होगा। और फिर कहता है इसमें कि इसकी उपयोगिता को विस्तार से समझाइए। तो आइए हम इसकी उपयोगिता को विस्तार से अब समझाते हैं। उपयोगिता के लिए आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखे हैं 2017 के 14वां प्रश्न में है उपयोगिता। तो उपयोगिता में है कि चारों प्रतिरोधों में कोई तीन मालूम हो तो चौथा मालूम, और चौथा मालूम न हो तो उसे ज्ञात किया जा सकता है। यानी चार प्रतिरोध इसमें है R1 R2 और R3 R4, और चारों में अगर कोई तीन मालूम हो, तीन का मान दिया गया हो और चौथा मालूम न हो तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई, थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान दें, क्योंकि कहा है कि विस्तार से समझाइए। तो विस्तार से समझाने के लिए मान लिया कि R1 R2 R4 क्रमशः 2 4 6 ओम के हैं। यानी R1 है 2 ओम का, R2 है 4 ओम का और R4 है 6 ओम का। तो R3 वाट, यानी R3 कितने का है, तो इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे जो पहले यहाँ बताए हैं कि R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4, और तब R1 की जगह पर हमने लिखा 2, R2 के जगह पर लिखा 4, R3 तो गायब है उसको निकालना है, R4 के जगह पर हमने लिखा 6। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे R3 को 4 में तो ये हो गया 4R3 और ये हो जाएगा 2 गुने 4, 3 से 3 गुणा करते हैं तो 2 गुने 6 हो गया यहाँ। तो अब 4R3
बराबर मिला हमको कितना 12। तो R3 बराबर क्या होगा 12/4। 12 में ये 4 से भाग दे देंगे तो चरती ही बार यानी 3 ओम का होगा। इस तरह से हम अगर कोई भी 4 प्रतिरोधों में 3 प्रतिरोध मालूम हो तो चौथा को हम निकाल सकते हैं। तो यही है ये प्रश्न जो बहुत ही छोटा करके इसमें समाहित किया गया है। आपको जैसे प्रश्न पूछे वैसे इस तरह से इसको दे सकते हैं। तो हाँ, तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक यू बच्चों।